तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इस वीडियो में ऐसी शख्सियत के बारे में जिसको इंट्रोडक्शन की खास तौर से ज़रूरत नहीं है, उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ हर्षद शांतिलाल मेहता की। तो वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम टू फुल ऑन 24। तो अगर शुरू की अर्ली लाइफ की बात करूं तो हर्षद मेहता जी का जन्म होता है 29 जुलाई 1954 गुजरात के राजकोट शहर में। उनके पिताजी शांतिलाल मेहता कपड़े का व्यापार करते थे और कपड़े का व्यापार को आगे एक्सपेंड करने के लिए वो आ जाते हैं पूरी फैमिली के साथ मुंबई। तो दोस्तों, मुंबई के बोरीवली में, जहाँ जो कि ईस्ट इंडियन का गढ़ माना जाता है, वहां पर उनकी फैमिली पूरी शिफ्ट हो जाती है। दोस्तों, हर्षद मेहता शुरू में पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे, उनकी पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी नहीं थी। खास तौर से उनको क्रिकेट खेलने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो जैसे तैसे वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी करते हैं लाला लाजपत राय कॉलेज से। लेकिन उनके जीवन में संघर्ष जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनके पिताजी का कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका था, उनको बहुत ज्यादा हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ा था। इस चक्कर में उनको अपने कपड़े का व्यापार भी बंद करना पड़ा। तो घर चलाने के लिए हर्षद भाई और उनके भाई अश्विन अश्विन मेहता दोनों लग जाते हैं काम की तलाश में। हर्षद भाई छोटी मोटी जॉब करके अपने घर का गुजारा बसर तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी उनको रुचि नहीं आ रही थी जो भी वो छोटा मोटा काम कर रहे थे, क्योंकि वो बड़ी समंदर की मछली थी। उनको छोटे मोटे काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो 1980 में उनकी ऑफिशियली जॉब लग जाती है NIACL यानी नेशनल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एज अ सेल्समैन। लेकिन उस जॉब को भी हर्षद मेहता को मजा नहीं आ रहा था और वो पी प्राणजीवन दास, जो कि एक ब्रोकर थे, उनके यहाँ एज अ जॉबर अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं शेयर मार्केट की तरफ बढ़ रहा था। शेयर मार्केट उनको जैसे बुला रही थी। जॉबर का काम क्या होता है डिटेल में आगे वीडियो बना दूंगा। खैर, टॉपिक पर वापस आते हैं। तो एक छोटा सा जॉबर धीरे धीरे काम भी सीखता है और आगे चल के खुद की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ग्रो मोर रिसर्च एंड असेट मैनेजमेंट कंपनी का निर्माण करता है। दोस्तों, असेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि AMC वो कंपनीज होती हैं खास तौर से जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स का या और बड़े इन्वेस्टर्स का भी पैसा लेकर अपने यहाँ इन्वेस्ट करती हैं, अपने यहाँ एक पोर्टफोलियो बनाती हैं। कुछ शेयर्स का पोर्टफोलियो बनाया जाता है, एक फंड बनाया जाता है और उस फंड को उस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। जो भी रिटर्न आता है बदले में आपसे वो कमीशन चार्ज करते हैं। जो भी आप प्रॉफिट अर्न करते हैं वो आपको प्रॉफिट बना के देते हैं, उस प्रॉफिट पे वो कमीशन चार्ज करते हैं। AMC का काम केवल इतना होता है। तो ऐसा क्या हुआ कि एक मामूली सा जॉबर फिर बाद में आगे चलकर एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी खोल लेता है, लेकिन CBI उन पर 27 केस दर्ज करती है आगे चलकर और स्कैम सामने आता है दोस्तों 1500 करोड़ का। तो वो स्कैम हुआ कैसे, इस वीडियो में बात करेंगे पूरी डिटेल में। नंबर 1 रीजन आता है दोस्तों, लूप होल इन द सिस्टम। दरअसल 1980 में दोस्तों कोई भी एक एफिशिएंट सिस्टम नहीं था। जैसे आज से भी सारे ब्रोकर्स पर नजर रखती है और सारे इन्वेस्टर्स का हिसाब किताब रखती है, ऐसे ही इसी उस वक्त पर ड्यू टू लैक ऑफ टेक्निकल सुपरविजन हम कह सकते हैं कि वहां पर बहुत स्लो सिस्टम था। तो इसी लूप होल का शायद फायदा उठाकर हर्षद भाई इतना ज्यादा आगे बढ़ पाए। नंबर 2 रीजन, BR यानी बैंक रिसीट। दोस्तों, बैंक भी आपस में लोन लेते हैं, यानी जिस बैंक को दूसरे बैंक से लोन लेना होता है यानी कुछ कैश लेना होता है, तो वो बैंक, पहला बैंक दूसरे बैंक को BR देता है। यानी BR का मतलब सिंपल सीधा आप समझ लीजिए कि ये सिक्योरिटी के फॉर्म में होता है। पहला बैंक एक्सेप्टेंस देता है कि हाँ, मैंने इनसे इतने इतने रुपया कैश एज अ लोन लिया। तो दोस्तों, ये जो ट्रांजैक्शन होती थी ये एक ब्रोकर के बीच में, ब्रोकर के द्वारा होती थी। जो बीच में ब्रोकर होते हैं वो ये ट्रांजैक्शन, ये डील करवाते थे दोनों बैंकों की। और ब्रोकर कौन थे दोस्तों? हर्षद भाई। दोस्तों, आरोप ये भी था कि वो पैसा हर्षद भाई का था नहीं, लेकिन वो फिर भी वो पैसा अपने अकाउंट में डालकर उस मार्केट को, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते थे। और स्टॉक मार्केट में वो पैसा डालकर खास तौर से किसी एक शेयर को मैनिपुलेट किया जाता था। खास तौर से बात करूं तो ACC के शेयर को 200 से 9000 रुपए पहुंचाने में हर्षद भाई का ही हाथ था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पैसा हर्षद भाई ने यूज कैसे किया, तो इसका आंसर है दोस्तों, फेक BR जनरेट करके। यानी एक बैंक से पैसा आता तो था लेकिन वापस दूसरे बैंक को नहीं जाता था। उस बैंक को क्योंकि BR मिल गई तो उसको कोई तसल्ली हो गई थी कि ठीक है, मेरे पास तो BR आ गई है, मुझे और इससे मतलब ही क्या है, दूसरा बैंक अपने आप धीरे धीरे करके मेरे को पैसा दे देगा। लेकिन वो पैसा दूसरे बैंक के पास नहीं जाता था, वो फेक BR उनको दे दी जाती थी और वो पैसा इस्तेमाल होता था शेयर्स को मैनिपुलेट करने के लिए। नंबर 3 रीजन, पंप एंड डंप। आरोप ये भी था कि उन बैंकों के पैसे से हर्षद मेहता शेयर मार्केट में आर्टिफिशियली और अनएथिकल तरीके से एक ही शेयर को खरीदते थे और उसके बाद एक फेक न्यूज मार्केट में फैला देते थे कि हर्षद मेहता हैज इन्वेस्टेड इन दिस शेयर इन दिस कंपनी। तो जैसे ही आम लोग और आम जनता जैसे ही उस शेयर को खरीदने के लिए दौड़ती थी, उस शेयर का प्राइस बहुत ही हाई जाता था और हर्षद मेहता जैसे ही वो शेयर का रेट हाई जाता था, अपने सारे शेयर्स को बेचकर एग्जिट लेकर निकल जाते थे। तो उससे क्या होता है कि शेयर को पहले पंप किया गया, उसके बाद उसको डंप कर दिया गया और प्रॉफिट लेकर
एग्जिट हो किया गया। फंसी रह जाती थी दोस्तों आम जनता, जिसमें उनकी काफी नुकसान होता था। एक्सपोजर एंड डाउनफॉल, ये स्कैम दोस्तों पकड़ में तब आता है जब टाइम्स ऑफ इंडिया की जर्नलिस्ट मैम सुचिता दलाल इस आर्टिकल को अपने टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल में लिखती हैं, जिसमें एसबीआई से 500 करोड़ रुपए मिसिंग की बात होती है। आर्टिकल का शेयर मार्केट पर इतना भयंकर असर पड़ता है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट लगभग 40% तक क्रैश हो जाता है और लोगों की वेल्थ बिल्कुल साफ हो जाती है। और यह 2001 में हर्षद मेहता जी की जेल में ही सीवियर हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। उनकी वाइफ ज्योति मेहता जी आगे जाके जेल के ऑफिशियल्स पर ऐसा आरोप लगाती हैं कि जेल के ऑफिशियल्स ने यानी अधिकारियों ने उनका ध्यान नहीं रखा। अगर वो उनका ध्यान दे देते, समय पर दवाई अवेलेबल करा देते या समय पर अस्पताल पहुंचा देते, तो शायद हर्षद मेहता हमारे बीच में आज भी जिंदा होते। दोस्तों हर्षद भाई पर इनसाइडर ट्रेडिंग का भी आरोप लगा था। इनसाइडर ट्रेडिंग दोस्तों आसान भाषा में समझाऊं छोटा सा तो इसको कहते हैं कि जैसे किसी कंपनी के क्या प्लान्स हैं, क्या उनका एक्सपोजर है, तो इसी से ही शेयर मार्केट ऊपर नीचे होता है। यानी कि किसी कंपनी का शेयर डिपेंड करता है कि क्या उस कंपनी के प्रॉफिट सेगमेंट्स हैं, क्या वो बदलाव करना चाह रहे हैं, क्या एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, क्या उनके प्लान्स हैं। ये मीटिंग होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मीटिंग होती है, लेकिन वो जो न्यूज़ होती है दोस्तों पहले ही हर्षद भाई तक पहुंच जाती थी, तो वो इजीली उस शेयर में इन्वेस्ट कर देते थे और प्रॉफिट कमा लेते थे। तो दोस्तों इनसाइडर ट्रेडिंग कायदे में ये हमारे देश में इलीगल है, और हमारे देश में ही नहीं दोस्तों ये पूरी दुनिया में इलीगल है अगर स्टॉक मार्केट की बात करूं। फ्रेंड्स हर्षद भाई को महंगी महंगी गाड़ियों का भी बहुत शौक था। लेक्सस एलएस 400 उसमें से एक थी दोस्तों। वो गाड़ी हर्षद मेहता ने पहले ही इंडिया में मंगवा ली थी बिफोर लॉन्च, यानी वो गाड़ी इंडिया में लॉन्च भी नहीं हुई थी और लेक्सस एलएस 400 सीधे इंपोर्ट करा ली गई थी हर्षद भाई के लिए, वो भी बहुत ज्यादा ऊपर के दाम में। ऐसे ही उनके पास फिएट की प्रीमियर थी, मर्सिडीज बेंज थी। महंगी महंगी गाड़ियों का उनको शौक था, तो शायद उनसे चिढ़ने वाले के जेलसी के वो शिकार हो गए, उनसे चिढ़ने वाले लोग बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और उनके साथ ये सब कुछ हो गया। तो दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन है कि क्या हर्षद भाई ने वाकई में एक स्कैम किया था या फिर एक वो फ्रेजाइल फाइनेंशियल सिस्टम का इस्तेमाल करके पैसा बना रहे थे, लूप होल उसमें से ढूंढ के उससे पैसा जनरेट कर रहे थे। और क्योंकि हर्षद भाई का ये भी कहना था कि जितना पैसा उन्होंने बैंकों का इस्तेमाल किया, बैंकों से लिया, वो पैसा वो अपनी असेट बेचकर बैंकों को वापस कर चुके हैं, तो किस बात का स्कैम। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वाकई में क्या हर्षद भाई ने कुछ स्कैम किया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।